चलिए, we use the perform which of the following the test a hypothesis। किस परिकल्पना का प्रशिक्षण करने के लिए हम निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। We use to perform which of the following to test our hypothesis, यानी कि बच्चों हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हम इनमें से किस चीज का प्रयोग करेंगे। एक्सपेरिमेंट, इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन या फिर रिजल्ट। क्या करेंगे हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। जल्दी से, सवाल में ही जवाब है, जल्दी प्यारे बच्चों, इसका क्या आंसर होना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक्सपेरिमेंट, देखिए बच्चों, जो भी आप चीजें सोचते हो उसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हो। ठीक है, तो अपनी हाइपोथेसिस को परफॉर्म करने के लिए आप क्या यूज करोगे, एक्सपेरिमेंट यूज करोगे। तो ए वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट, while teaching the correct method of using a spring balance, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस का मेथड आप लोग यूज कर रहे हो कक्षा 8th के स्टूडेंट्स के लिए। गुंजन मेंशन द फॉलोइंग स्टेप नॉट इन अ करेक्ट सीक्वेंस। नीचे आपको कुछ मेथड्स दिए गए हैं जो करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, पहला, नोट द जीरो एरर, या दूसरा स्टेप है कैलकुलेट द एक्चुअल रीडिंग, नोट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर ऑन द ग्रेजुएट स्केल, या फिर रिकॉर्ड द लास्ट काउंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। चलिए जल्दी से करेक्ट सीक्वेंस लगाइए, जल्दी प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, एक सेकंड बच्चों। कक्षा 8वीं के बच्चों को स्प्रिंग बैलेंस आपको समझाना है। गुंजन मेंशन द, हाँ, तो बताइए इसमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा बच्चों। पहले आप जीरो को नोट करेंगे, कैलकुलेट द एक्चुअल रीडिंग, नोट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल, या फिर रिकॉर्ड द लास्ट काउंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। सही क्रम में नहीं है, जल्दी प्यारे बच्चों। नहीं, आज इसके बाद आप लोगों का थ्योरी का क्लास होगा। ये तो कल का जो एमसीक्यू बचा हुआ है वो हो रहा है, इसके बाद आपका थ्योरी का क्लास होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी हम करेंगे। जल्दी से बताइए बच्चों कि पहला स्टेप क्या होगा। जल्दी, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड साइंस का लास्ट में कराया जाएगा बच्चों आपको। ठीक है, चलिए, रिकॉर्ड करना में भी लास्ट स्टेप होता है, मे बी की बात नहीं होगी बच्चों, सारे के सारे करके दिखाइए जल्दी से। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बेसिक स्टेप, नोट द जीरो एरर। पहले आपको ये नोटिस करना है कि कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस में कोई दिक्कत तो नहीं है कि वो जीरो से आगे पीछे पहले से ही स्टार्टिंग से नहीं है, तो ए ही पहला स्टेप होगा इसमें। ठीक है, क्या होगा, ए ही पहला स्टेप होगा। उसके बाद होगा नोट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर, फिर वो पॉइंटर की पोजीशन कहां पर है फिर आप उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो फिर उसको कैलकुलेट करेंगे जो भी रीडिंग आएगी, और फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद ही तो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेप वुड बी सी। सो ए सी बी डी, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, ये सब कहां पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, ये जो आप एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर आपको जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, 6th 7th 8th की क्लास में साइंस के लिए, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो एनसीईआरटी की बुक है। आप वो उसमें से ये हर एक एक्सपेरिमेंट का सीक्वेंस आपको खुद याद करना हो। ये सीक्वेंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं बच्चों, तो दैट्स वाई मैंने आपको, और जो मैं करा सकता हूँ वो मैं करा भी देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो मुश्किल से मुश्किल 10 छठी में, 10 7वीं में, 10 8वीं में, मोटा मोटा 30 एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट निकल जाएगी आपकी, और उनके सीक्वेंस याद कर लो बस। ठीक है, ये चीजें। चलिए, नेक्स्ट है, और बाकी तो मैं क्वेश्चंस के साथ आपको बहुत सारे करा ही देता हूं। Anjali asked the following task to be performed by student of class 7th while making an electromagnetic, not in correct sequence। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। Place some pins near the end of nail, यानी कि एक कील के सिरे के पास कुछ पिन लगाएं। स्विच ऑन द करंट एंड ऑब्जर्व व्हाट इज हैपन, करंट चालू करें और देखें कि क्या होता है। वाइंड द कॉपर वायर लाइटली अराउंड एन आयरन नील, तांबे की तार को लोहे की कील की चारों ओर हल्के से लपेटें। या एक परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए करेक्ट फ्री एंड ऑफ द वायर टू टर्मिनल ऑफ सेल। जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा सीक्वेंस करेक्ट होगा, ए बी सी डी, ए डी बी सी, या ए बी डी सी, या बी डी बी सी बी। जल्दी, तो एक बार अगर बच्चों आपको फर्स्ट स्टेप पता चल जाता है ना, तो फिर इजी हो जाता है। और जो भी आप बताएं क्वेश्चन के आगे उसकी संख्या जरूर डालें, जैसे ये 6th है तो 6th के आगे बताएं कि आप कौन सा कर रहे हो। ठीक है, जल्दी से।
इंग्लिश में जितने भी ऑप्शन है सारे गलत हैं, आप ये ब्लैक वाले ऑप्शंस को कंसीडर करिए। जल्दी से अब बताइए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने बेहतरीन जवाब दिए हैं। डी। अच्छा, चलिए देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करते हो, अगर आप लोगों ने किया होगा तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले बच्चों आप एक कॉपर वायर को कील के आसपास राउंड करोगे, ठीक है, कील पे बांधोगे, तो फर्स्ट स्टेप ये होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद आप करोगे जो कील के सिरे हैं वहां पर उसको सेल से बांधोगे। कनेक्ट फ्री एंड ऑफ द वायर टू टर्मिनल ऑफ सेल, ठीक है, वायर्स के फ्री एंड्स को आप टर्मिनल ऑफ सेल्स में टच करोगे, सेकंड स्टेप। फिर कुछ प्लेस सम पिंस नियर द एंड ऑफ नील, ठीक है, फिर प्लेस करोगे आप चीजों के। और फोर्थ स्टेप है आपका, फिर तब आपने स्विच ऑन किया, तभी आपने ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, लास्ट स्टेप होता है स्विच ऑन करना, उससे पहले पूरी सेटिंग करोगे ना। ठीक है, सो ये ऑप्शन देखिए आप कि सी डी ए बी दो ऑप्शंस में है, ए और बी ये दोनों के दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। while teaching the topic of motion and time to class 7 students, Savita gave example of different kind of motion to the student. Which of the following example was pointed by her incorrectly? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल इनकरेक्ट है, मोशन और टाइम से रिलेटेड नहीं है कौन सा? ठीक है, जल्दी से। हाँ बच्चे, मैंने सबसे पहले हाइपोथेसिस की बात की थी के हिसाब से। वाह, कमाल करते हो बच्चे, ये बात किसी से पूछना। ठीक है, वो बताएंगे आपको क्या हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। मोशन ऑफ अ बॉय सिटिंग इन अ मूविंग कार in relation to the car, motion of a boy sitting in a merry-go-round, motion of a hammer of an electrical bell, या motion of a cricket ball hit by a batsman। जी हाँ, motion and time से इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट आपको ढूंढना है, चलिए जल्दी बताइए, इनकरेक्ट ढूंढना बच्चे। जल्दी। जल्दी बच्चों, आप देखिए सी ऑप्शन, डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा जो हैमर होता है इलेक्ट्रिक बेल में, वो ऑक्सिलेटरी मोशन के अंदर आएगा बच्चों, क्योंकि वो डायरेक्ट इस तरीके से अपने आप एक इस तरीके से बार बार बेल को लगता रहेगा अपने आप, तो वो किसके अंदर आएगा? ऑक्सिलेटरी मोशन के अंदर आएगा। ये इनकरेक्ट है, बाकी सब टाइम और मोशन से रिलेटेड चीजें, चाहे मूविंग कार हो गया हो, आपका मैरी गो राउंड हो गया हो, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया हो, कितनी देर में गई हो। ठीक है, वाइब्रेशन मोशन नहीं आएगा बच्चों, ऑक्सिलरेटरी मोशन आएगा। ठीक है, चलिए। डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉल दैट इज रोल्ड, ठीक है, ऑन द इंक्लाइन प्लेन एंड द एंगल ऑफ प्लेन बाय कंस्ट्रक्टिंग अ क्रिप इज एन एग्जांपल ऑफ ग्राफ एंड इज एग्जांपल ऑफ। एक ग्राफ बनाकर झुके हुए तल पर घूमी गई गेंद द्वारा तय की गई दूरी और तल के कोण के बीच में संबंध वर्णन करना किसका उदाहरण है? हाइपोथेसिस, प्रिडिक्शन, कम्युनिकेशन या फिर इंटरप्रिटेटिंग? जल्दी बताइए क्या होगा ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रिडिक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा। डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉल दैट इज रोल्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन। जल्दी प्यारे बच्चों, क्या होगा? इसका उदाहरण है, जल्दी। बहुत बढ़िया, प्रिडिक्शन नहीं होगा बच्चों, ये एक हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का ए और बी ऑप्शन आंसर था, सो ये प्रिडिक्शन नहीं होगा, कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये एक्चुअल चीजें हैं और इसको आप करके देख रहे हो, अपनी हाइपोथेसिस आपने क्रिएट की है, तो दैट्स व्हाई हाइपोथेसिस। ठीक है, तो जी एक सेकंड। हाँ, हाइपोथेसिस होगा। नेक्स्ट, व्हिच वन अमंग्स द फॉलोइंग सिचुएशन गिव द स्टूडेंट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग? देखिए, आपके डिस्कवरी लर्निंग से क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी स्थिति छात्रों को खोज शिक्षा का सबसे अच्छा अवसर देती है? पहला ऑप्शन है एनकरेज स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट फैक्टर इफेक्टिंग जर्मिनेशन थ्रू एक्सपेरिमेंट, छात्रों को प्रयोग के माध्यम से अंकुरणों को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करना। इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट्स थ्रू टीम टीचिंग ऑन द टॉपिक ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड, या स्टूडेंट्स बीइंग फर्स्ट शो द डेमोंस्ट्रेशन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड फॉलोड बाय डिटेल एक्सप्लेनेशन, या फिर एल्गोरिथम एंड डिटेल्ड सेशन ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ऑन द टॉपिक ऑफ जर्मिनेशंस ऑफ सीड। जल्दी से उत्तर दीजिए, नाइन्थ क्वेश्चन का क्या होगा? द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, किस तरीके से बच्चा डिस्कवरी लर्निंग कर सकता है? बच्चा स्वयं चीजों को करके सीखता है। ठीक है, तो यहां पर किस चीज में बच्चा खुद से ज्यादा चीजों को कर रहा है? थ्रू एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
एनकरेज स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट, बच्चे को एनकरेज कर रहा जा रहा है कि बच्चा इन्वेस्टिगेट करे कि क्या क्या इफेक्ट करता है सीड की जर्मिनेशन के अंदर थ्रू एक्सपेरिमेंट, सो दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी ए। तो देखिए वहां से आपको बस समझना है, पेपर में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ टीचर प्लेस अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल इन द क्लास, ही लेटर कवर इट विद अ जार। एक शिक्षक कक्षा में मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखता है, बाद में वह इसे जार से ढक देता है। प्यारे बच्चों आगे देखिए, द कैंडल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, मोमबत्ती कुछ समय के बाद बंद हो जाती है, बुझ जाती है। एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द कैंडल बर्निंग, या फिर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द कैंडल बर्निंग। Of the above three statement, all statement are observation, all statements are inference, only statement A is observation, या statement A and B are observation। जल्दी बताइए, उपरोक्त तीनों कथनों में से सभी कथन अवलोकन है, सभी कथन अनुमान है, केवल कथन ए एक अवलोकन है, या कथन ए और बी अवलोकन है? जल्दी बताइए। एक टेबल पे मोमबत्ती रखी हुई है और उसके ऊपर उसने जार रख के उसको बंद कर दिया है, तो ये क्या है? जल्दी से जल्दी जल्दी। इसमें से ऑब्जर्वेशन क्या होगी? देखिए बच्चों, ए तो बिल्कुल बिल्कुल साफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, लेकिन कीपिंग द कैंडल, मोमबत्ती को जलने रखने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द कैंडल बर्निंग, ठीक है। सो ओनली ए स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन है। आपने क्या देखा? वो बुझ गई, ठीक है। हाँ, क्या देखा? कैंडल बुझ गई। ऑब्जर्वेशन आपको देखनी है सबसे पहले, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट्स, इसमें कोई चीज होती हुई देखी आपने, आपने इन्फ्लुएंस हो जाएगा फिर वो चीजें आप, तो ओनली ए स्टेटमेंट, सी वाज द करेक्ट, ठीक है। कैंडल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ये होगा ऑब्जर्वेशन। देखा तो आपने सिर्फ यही है। चलिए, आज अभी ये क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए हैं, अभी हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ोगे या गिफ्टेड स्टूडेंट पढ़ोगे? जल्दी से बताइए। पहले लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ोगे या गिफ्टेड स्टूडेंट? ठीक है, चलिए आज लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ते हैं। देखिए उस ऑप्शंस का भी मैं आपको तोड़ दे देता हूँ, थोड़ा डाउट था बच्चों को, तो इसको पहले कर लेते हैं, समझ के करते हैं। देखिए एक शिक्षक ने क्या किया, मोमबत्ती जल रही थी मैच पर, उसको बंद कर दिया, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है पहले तो ये देख लेते हैं। तो इनमें से क्या क्या चीजें सही हो सकती हैं, कहीं इसके कोई और ऑप्शंस तो नहीं? हाँ, ऑल ऑफ द थ्री स्टेटमेंट क्या है? तीनों के तीनों स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन है। जल्दी से बताओ। ठीक है, कैंडल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, बिल्कुल ये ऑब्जर्वेशन है। एक तो मान लिया, एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द कैंडल बर्निंग, ये क्या है? इन्फ्लुएंस है, ठीक है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द कैंडल बर्निंग, ये यहां पर अगर सी होता, नहीं नहीं, हाँ, तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन तो ये बिल्कुल सही है। ए आपने पूरी ऑब्जर्वेशन की है, उसके बाद ऑल, ऑल ना तो ऑब्जर्वेशन है, ऑल ना तो इन्फ्लुएंस है, ठीक है। स्टेटमेंट ए एंड बी आर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका, एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द कैंडल बर्निंग, ये शायद एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ए और बी और दोनों ऑब्जर्वेशन हो सकती है, इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। तो द आंसर वुड बी डी, तो हो सकता है, ये हो सकता है ऑब्जर्वेशन में। एयर तो चाहिए होगी ना, तो इसको डी कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। मैं वही सोच रहा था। चलिए नेक्स्ट, पहले थोड़ा गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। गिफ्टेड स्टूडेंट वो होते हैं जिनका आईक्यू लेवल काफी अच्छा होता है और ये क्लास में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन बच्चे एयर का ही तो पार्ट होगा, तो उसमें बाकी सारी चीजें आ जाती हैं ना, तो इसलिए समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। स्पेसिफिकली ऑक्सीजन का नाम नहीं लिया उसमें, उसने, हमने ये ऑब्जर्वेशन किया कि उसने ढका तो कोई एयर नहीं आई, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, 140 प्लस और 120 प्लस वाला बच्चा भी गिफ्टेड स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, प्रतिभाशाली छात्र की कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसे गिफ्टेड स्टूडेंट्स के साथ हमने ना बच्चों तीन चीजें करनी है। क्या करना है? तीन चीजें करनी है, ठीक है, ताकि ये और अच्छा कर सके, ताकि इनकी एनर्जी को हम फुली यूटिलाइज कर सके, ताकि इनके दिमाग को हम फुली यूटिलाइज कर सकते हैं, इनकी क्षमता का पूर्ण पूर्ण तरीके से उपयोग किया जा सके, ठीक है। बिल्कुल, एनरिचमेंट प्रोग्राम से आप लोगों को पिछली बार मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। तो हमें गिफ्टेड बच्चे को एनरिचमेंट प्रोग्राम करवाने होते हैं। एनरिचमेंट प्रोग्राम्स होते हैं कुछ एक्स्ट्रा काम, कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग बच्चे को करानी चाहिए होती है, क्योंकि जो एक बेसिक करिकुलम होता है वो उस बच्चे ने कर लिया होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा बुक प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। एनरिचमेंट करना, ठीक है, यानी कि इनहांस करना उसकी लर्निंग को, ठीक। चलिए, सेग्रेगेशन और फास्ट एक्सक्लरेशन, चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एनरिचमेंट के बारे में, ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल पीडीपी में भी आएगा आपके और पेडागोजिकल भी आएगा, क्योंकि एक टीचर ही ऐसे बच्चों को पढ़ाता है। बहुत बढ़िया, लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात कर लेंगे और बहुत बड़ा चैप्टर है लर्निंग डिसेबिलिटीज, काफी चीजें कराई जाएंगी। तो एनरिचमेंट, इसको हिंदी में बोलेंगे वर्धन कार्यक्रम,
ठीक है, ये दो तरीके से कराए जाते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल एनरिचमेंट, किसी पर्टिकुलर बच्चे के हिसाब से, जो मान लीजिए क्लास में एक बच्चा बहुत ही ज्यादा शार्प है, उसके हिसाब से आप योग्यता के हिसाब से आपने कोई एनरिचमेंट प्रोग्राम डिजाइन किया है। ठीक है, सेकंड है ग्रुप ओरिएंटेड एनरिचमेंट प्रोग्राम। जैसे कि मान लीजिए क्लास में 7-8 प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ठीक है, तो आपने उनका पूरा ग्रुप बना दिया अच्छे बच्चों का और उनसे कुछ ना कुछ कार्य करवाया, या उन बच्चों से आपने कुछ डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई ताकि वो उनका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, थर्ड है लाइब्रेरी फैसिलिटीज। जो करिकुलम की बुक्स होती है ना, वो ऐसे बच्चों के लिए इनफ नहीं होती है। ठीक है, इन बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत होती है, तो इनके लिए डिफरेंट बुक्स का फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए। और डिफरेंट बुक्स उनको कहाँ देखने को मिलेगी? लाइब्रेरी के अंदर। बिल्कुल, गिफ्टेड स्टूडेंट्स स्पेशल बच्चे होते हैं, तभी तो डिफरेंट थोड़ा सा हटके तो स्पेशल स्टूडेंट होगा, लेकिन स्पेशली डिसेबल नहीं होगा, है ना। हाँ, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग द कैंडल, इट्स ट्रू, बिल्कुल ट्रू है, वही ट्रू है। लेकिन वहां पर और चीजें पूछ रहा था। ठीक है, वहां पर ऑब्जर्वेशन क्या है और इन्फ्रेंस क्या है, उनमें से डिफरेंस पूछ रहा था। ठीक है, चलिए, एक्सकर्जन होता है। एक्सकर्जन का मतलब होता है ऐसे बच्चों को आप कई नई नई जगह घूमने भेजें, ताकि वहां पर वो चीजों को ऑब्जर्व करके कुछ नया सीखें। ठीक है, यानी कि शिक्षण भ्रमण, घुमाने के लिए इनको इनको करिकुलम से रिलेटेड या कोई भी इनको प्रॉब्लम दे दिया जाए और उनको बोला जाए कि आप इसका सोल्यूशन करिए, तो ऐसी चीजें इन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। और प्रोजेक्ट बेस्ड होमवर्क देना चाहिए, कोई सा ना कोई सा इन बच्चों को प्रोजेक्ट देना चाहिए, जिनसे इनकी मन की क्रियोसिटी, ठीक है, इनकी मन की क्रियोसिटी, इनके मन में जो सारी चीजें चल रही हैं, वो उनको ये इस्तेमाल करके या किसी भी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारे स्कूल से रिलेटेड कोई स्पेशल प्रॉब्लम हो, तो ऐसी प्रॉब्लम दे दी जाए इनको और बोला जाए कि बच्चों इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, या हमारे समाज में जो पॉपुलेशन बन रही है इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर अच्छी सोच का और शार्प बच्चा होता है तो उनके भी जवाब ढूंढ के लिए आता है। ठीक है, बिल्कुल, प्रोजेक्ट में सब कुछ आ जाएगा। चले आगे। सैग्रेगेशन, स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज कराई। सैग्रेगेशन का मतलब होता है थोड़ा सा हटके चीजें प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, बच्चे को स्पेशल क्लास प्रोवाइड कराई जाए। और प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में, स्कूल के दौरान बच्चे केंद्र उसकी नवोदय विद्यालय की कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जहां पर सरकार द्वारा कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं दी जाती है पढ़ाई में, और कुछ अच्छा लेवल के वहां पर बच्चे आकर पढ़ते हैं। तो वो आपने देखा होगा क्लास में, उसमें सिर्फ 4-5 बच्चे ही उन चीज़ों को करते हैं। वो कैसे करते हैं? क्योंकि वो गिफ्टेड बच्चे होते हैं और टीचर उनको आइडेंटिफाई करता है और उन्हीं को ये सारी चीज़ें, ठीक है, प्रोवाइड कराता है। बिल्कुल, अलग से कराना, बिल्कुल, सेग्रेगेशन का मतलब यही होता है। ठीक है, बच्चे सेग्रेगेशन, हमें पेडागोजी में एक नेगेटिव वर्ड है, ये बात मैंने आपकी मान ली, लेकिन उस बच्चे के लिए हमें उसको अलग करना होगा। यहां पर ये पॉजिटिव चीज हो जाती है। ठीक है, अर्शदीप बच्चे, बहुत अच्छा आपने बात कही है, बिल्कुल सही बात है, हमें बच्चों को सैग्रेगेशन नहीं करना, लेकिन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, गिफ्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको अलग से चीजें दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो गिफ्टेड बच्चा है, उसकी क्षमता के हिसाब से। सेग्रेगेशन का मतलब ये नहीं कि हम उसको अलग बिठाएंगे नॉर्मल बच्चों से। यहां पर सेग्रेगेशन का मतलब ये है कि उस बच्चे से हम कुछ और उसको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। ठीक है, ताकि वो उसकी जरूरतें पूरी हो सके। ठीक है, क्योंकि देखिए बच्चे, इसके लिए स्कूल का नॉर्मल करिकुलम इनफ नहीं होता है ऐसे बच्चों के लिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एक्सपोजर देना होता है ऐसे बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, क्या देना होता है? एक्स्ट्रा एक्सपोजर देता। अब थोड़ा इसमें डाउट हो तो जल्दी बताइए, फिर आगे चलते हैं। हर्ष, चले बच्चे, बाकी बच्चे बताइए बच्चों, यहां पर किसी को कोई डाउट? बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है फास्ट एक्सक्लरेशन। फास्ट एक्सक्लरेशन से मतलब ये बच्चे, अर्ली एडमिशन। ठीक है, जल्दी से एडमिशन हो ऐसे बच्चों का। आपने देखा होगा कुछ बच्चे काफी, अब तो एज लिमिट्स कर दी गई हैं फर्स्ट क्लास में 6 साल की, लेकिन पहले आपने देखा होगा कई बार फर्स्ट क्लास में 4 साल का बच्चा भी आके पढ़ लेता था और सारी चीजें कर देता था, है ना। तो नई चीजों में अर्ली एडमिशन होना चाहिए बच्चों का। एक्स्ट्रा कोर्सेज, जी हाँ, एक्स्ट्रा कोर्सेज कराने चाहिए। एक कोर्स, जैसे कि क्लास में 3 लैंग्वेज पढ़ रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और एक फ्रेंच, एक और पढ़ा दी, चौथी लैंग्वेज पढ़ा दी, या कोई भी स्किल बेस्ड कोर्स करा दिया ऐसे बच्चों से, तो क्या कराया जाए? एक्स्ट्रा कोर्सेज कराया जाए। एंड थर्ड वन इज क्विक प्रमोशन, जल्दी से जल्दी जल्दी क्लासेस में प्रमोशन कराया जाए। ठीक है, अगर वो आज 7th क्लास में है और उस बच्चे में इतनी नॉलेज है कि वो 10th का पेपर आज क्लियर कर सकता है, तो जरूर उसका जल्दी से 10th में प्रमोशन भी किया जाए। ठीक है, तो ये सारी डेकोरेशन में क्लब फॉर्मेशन ये है कि ऐसे कुछ बच्चों का एक क्लब फॉर्मेशन किया जाए। ठीक है, गिफ्टेड बच्चों का क्लब फॉर्मेशन किया जाए, जहां पर वो अपने आप को और ज्यादा निखार सके। ठीक है, गिफ्टेड बच्चों के लिए क्लब फॉर्मेशन है। चलें, बिल्कुल, स्कॉलरशिप वाले एग्जाम, क्विक प्रमोशन, इन तीनों में किसी बच्चे को डाउट जल्दी बताइए बच्चों, फिर आगे चलेंगे हम। नो डाउट, बहुत बढ़िया। चलिए, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले इस लाइन को आप अलग कर लीजिएगा। ठीक है, ये अलग लाइन है, ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शुरू किया था। ठीक है, पीएम नरसिम्हा राव उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे। इसका लक्ष्य देश की अति गरीब
150 पिछली जिलों में ST SC अशक्तियों की शिक्षा का प्रबंध करना था, यानी कि जो पिछड़े वर्ग थे उन बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराना था। ठीक है, तो इससे अब और कुछ मत पूछना, अब बात करेंगे हम लर्निंग डिसेबिलिटी की। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी से पहले हम एक चीज के बारे में पढ़ लेंगे। आप लोग अक्सर अपनी क्लास में एक चीज सुनते हो कि ये डिसेबल बच्चा है, ये हैंडीकैप बच्चा है, इस बच्चे को इम्पेयरमेंट है। ठीक है, ऐसी चीजें आप बहुत सुनते हो, कभी आपने सोचा वो होती क्या है? ठीक है, क्या क्या उनमें फर्क होता है? ठीक है, नहीं तो अब आप लोग एक चीज समझते होंगे कि ये तीनों ही चीजें सेम है ना, इम्पेयरमेंट भी सेम है, डिसेबिलिटी भी सेम है, हैंडीकैप भी सेम है। आप ऐसे किसी बच्चों को ये बात बोल देते हो कि ये इम्पेयरमेंट है इसको, या इसको ये हैंडीकैप है, या ये डिसेबल है। ठीक है, तो इन चारों में इन तीनों में फर्क होता है बच्चे। ठीक है, तो वो फर्क क्या है, सबसे पहले उस फर्क को आप लोग जान लीजिए, क्योंकि ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। तो सपोज करिए किसी बच्चे को आफ्टर बर्थ या बर्थ के दौरान या जन्म से पहले माँ के गर्भ में, ठीक है, या जन्म के बाद किसी ना किसी एक्सीडेंट से या किसी ना किसी डिसीज से, ठीक है, कुछ भी शरीर में इशू हो, चाहे मेंटली या फिजिकली। ठीक है, चाहे मेंटली या फिजिकली, सबसे पहले क्या होगा, रोग होगा। रोग होगा या क्या होगा, हमें एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, एक्सीडेंट या किसी रोग के कारण हमारे शारीरिक स्तर पर या शारीरिक रूप से जो क्षति होगी, यानी कि ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट होगा, वो क्या होगा, इंपेयरमेंट। ठीक है, क्या होगा बच्चों, वो इंपेयरमेंट। ठीक है, सपोज करिए एक बच्चा था, वो बचपन में गलती से थोड़ा हाइट से गिर गया। ठीक है, और उसके सिर पर चोट लगी, और सिर पर चोट लगने से क्या हुआ, उसके ब्रेन में इशू आ गया। ठीक है, तो वो क्या है, मेंटल मेंटल इशू उसको हो गया। ठीक है, तो ब्रेन में कमी आना क्या है, इंपेयरमेंट। ठीक है, या आप इसको ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और उसका एक हाथ कट गया। ठीक है, तो वो क्या है, इंपेयरमेंट है। शारीरिक और मानसिक रूप से, ठीक है, शारीरिक व मानसिक रूप से कोई भी दिक्कत होना क्या है, इंपेयरमेंट। अब इंपेयरमेंट समझ नहीं आया तो एक बार जल्दी से बताइए, फिर मैं आपको डिसेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों, फिर आगे चलेंगे। आ गया, बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर। ठीक है, इसके बाद अब आपको इंपेयरमेंट हो गया, आपको बाय बर्थ भी हो सकता है और बर्थ के बाद भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको इंपेयरमेंट हो गया। अब जब आपको इंपेयरमेंट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, आप कोई भी काम करते वक्त फंक्शनल इशू या कार्य कार्यात्मक स्तर पर काम करते समय आपको जो दिक्कतें आएंगी वो होंगी डिसेबिलिटी। ठीक है, यानी कि कार्य करने में जितने भी इशू आपको देखने को मिलेंगे वो होंगी डिसेबिलिटी। ठीक, डिसेबल कोई काम ना करना, ठीक है, डिसेबल। वॉल्यूम बहुत इंक्रीज है बच्चे, बस आपको ही दिक्कत है, बाकी अभी तक किसी बच्चे ने वॉल्यूम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर वॉल्यूम धीरे आ रही है। ठीक है, डिसेबिलिटी समझ में आया? देखिए, इंपेयरमेंट होता है शारीरिक और मानसिक रूप से कोई भी दिक्कत हो जाना शरीर में या कोई कमी हो जाना। डिसेबिलिटी होगा जब आपको अगर दिक्कत है शारीरिक और मानसिक रूप से, तो आपके फंक्शन करने में इशू आएगा। तो जब आप कोई कार्य करोगे या कोई फंक्शन करोगे तो उसे बोलेंगे डिसेबिलिटी। ठीक है, आप डिसेबल हो उस काम करने को, आप उस काम को नहीं कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, ये हो गया। जल्दी से बताओ, फिर थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। जो चीज पढ़े उसके बारे में पता होना चाहिए बच्चों हमें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, अब आपने देखा कि किसी को बीमारी हुई थी, उसके शरीर में कुछ दिक्कतें हो गई थी मेंटली और फिजिकली, और अब वो काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, ऐसी तीनों चीजें किसी व्यक्ति के अंदर आपको दिखाई देती है, तो सोशल साइकोलॉजिकल, यानी कि हम जो लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जिनमें आपको इंपेयरमेंट देखने को मिलती है और काम ना ढंग से कर पाते, इन सब चीजों को हम बोलते हैं हैंडीकैप। क्या बोलेंगे? हैंडीकैप। ठीक है, हैंडीकैप में बॉडी स्ट्रक्चर प्लस बच्चों काम ना करने के लिए, ठीक है, हैंडीकैप बोलते हैं हम। सोशल साइकोलॉजी के हिसाब से बच्चों को बोलते हैं, जिसमें हमें चीजें देखने को मिलती हैं, इन तीनों चीजों का मिक्स होता है हैंडीकैप। ठीक है, ऐसे बच्चों को बोला जाता है हैंडीकैप। चलें, अब यहां कोई डाउट बच्चों? फिर आगे चलें। समझ में आ गया? समझ में नहीं आया? समाज के हिसाब से बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नहीं, डिसग्राफिया वाले बच्चे को आप हैंडीकैप बोल भी सकते हो और नहीं भी बोल सकते। उसको हैंडीकैप आप जब बोलोगे जब आप देखोगे उसकी बॉडी में आपको कोई स्ट्रक्चरल इशू देखने को मिलेंगे, या उसको कोई आपको बहुत बड़ा मेंटल इशू देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को ज्यादातर फाइन मोटर स्किल्स में इशू होती है। ठीक है, तो और बोल भी सकते हैं, क्या पता उसके माइंड से वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, तो वो सिचुएशन देखी जाएगी बच्चों। ठीक है, सिचुएशन देखी जाएगी। बच्चे आज के समय में तो हैंडीकैप भी नहीं कहना और ना डिसेबल कहना, आज के समय में तो हम दिव्यांग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दिव्यांग कहते हैं। हैंडीकैप रिपीट कर दूं? हैंडीकैप एक बार फिर रिपीट करता हूं, मेरे को पता था बच्चों को इसमें डाउट आएगा। देखिए बच्चों, समाज की दृष्टि से जो इंसान के अंदर कोई स्ट्रक्चरल इशू हो, फंक्शनल इशू हो, वो होता है हैंडीकैप। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, आगे लिखा भी हुआ है इंपेयरमेंट के बारे में, या शारीरिक स्तर पर होता है जब शरीर का कोई अंग जन्म से या जन्म के बाद शरीर में कोई विकृति क्षति आ गई हो। ठीक है, तो वही होता है।
आपका फिर डिसेबिलिटी आ गई। इट इज अ फंक्शनल, यह क्रिया के स्तर पर होता है जब शरीर की स्थिति युक्त के कारण कार्य करने में असमर्थ हो। एग्जाम्पल पोलियो, ठीक है, पोलियो का बच्चा ढंग से बैठ नहीं पाता। टोटल 8 क्लास हुई है बच्चे, और अभी और क्लासेस होनी है। बिल्कुल स्टीफन साइंटिस्ट जो थे बिल्कुल हैंडीकैप थे। चले आगे। handicap due to certain circumstances when a child is unable to work in some areas where the child is able in other areas। ठीक है, कुछ एरिया में उसको दिक्कत आती है, कुछ एरिया में वो नहीं कर पाता। बोलने में दिक्कत पर लिख सकता है, पेंटिंग तो बना सकता है, पर पैर में दिक्कत है। चलिए, लर्निंग डिसेबिलिटी ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिसलेक्सिया से तो 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम निर्योग्यता, हिंदी में क्या बोलेंगे? अधिगम निर्योग्यता। अधिगम यानी कि लर्निंग, निर्योग्यता याद करने में दिक्कतें, लर्निंग करने में दिक्कतें। ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है हमारे पास डिसलेक्सिया। ठीक है, और ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द है ये सबसे पहले दिया है किसने? सैमुअल ए क्रिक ने इन 1963, 1963 में सैमुअल साहब ने सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द को बताया है। A specific learning disability that affect reading and related language-based process skills. Dyslexia is sometimes refers to a language-based learning disability. They may show following symptoms. ठीक है, डिसलेक्सिया को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को बोला जाता है। इसमें भी आगे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि बच्चों फोनोलॉजिकल डिसलेक्सिया, सरफेस डिसलेक्सिया। ठीक है, सरफेस डिसलेक्सिया मतलब जैसे कि बच्चे ने देखा बैट, ठीक है, कहीं लिखा हुआ है बैट, लेकिन उसके माइंड ने उसको क्या प्रोसेस किया? रैट या टैब, उल्टा प्रोसेस कर दिया। ठीक है, बिल्कुल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इसको बोला जाता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, माइंड चीजों को प्रोसेस नहीं करता है ढंग से। ठीक है, प्रोसेस इन द सेंस, मैंने जब भी आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि बच्चे ने लिखा हुआ है बोर्ड पे बैट, लेकिन बच्चा पढ़ रहा है टैब, उल्टा पढ़ रहा है, उसका माइंड उसको उल्टा प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। एक एग्जांपल बता देता हूं, रीडिंग द लेटर इन रिवर्स। एग्जांपल, सॉक और वॉज पढ़ लेगा, रीडिंग स्लोली विद वन वर्ड एट अ वन टाइम। ठीक है, ये देखिए, ये जो इसके ये होते हैं ना, ये रूप, ये आपको समझने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, बिल्कुल टैब को पैट सुन लेगा, हाँ उसको डिसलेक्सिया ही थी। साइट एंड मेमोरी डिफिकल्टी, याद रख पाना बहुत दिक्कत होता है, और चीजों को अपने हिसाब से देखता है, उल्टी सीधी देखता है चीजों को। ठीक है, अभी इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, आज हम सिर्फ इसी को करेंगे। आई ऑलरेडी प्रोवाइड्स द नोट्स। ठीक है, एंड 90% स्टूडेंट्स को मिल भी गए, और आप एप्लीकेशन पे जाकर आप उनको ढूंढ सकते हैं। गलत लिखते हैं और गलत ही बोलते हैं। ये बच्चों में कभी ना खत्म होने वाली चीजें हैं, बहुत मुश्किल से डिसलेक्सिया के बच्चे को सही किया जा सकता है। ठीक है, लैंग्वेज रिलेटेड मतलब ये बच्चे की रीडिंग और लैंग्वेज को राइटिंग करने में दिक्कत आती है। ठीक है, बहुत मुश्किल है इसको परमानेंट सॉल्व करना, लेकिन आप इसको प्रैक्टिसेस के कारण कहीं हद तक आप इसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है इस डिसेबिलिटी का, उसको आप कम कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक कुछ टेक्निक्स हैं, तो वो आपके काम की नहीं है, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगी। वो स्पेशल बच्चे या जो स्पेशल की पढ़ाई करते हैं वो उन चीज़ों को सीखते हैं। इम्पेयरमेंट जी बिल्कुल सॉल्व हो सकती है, अगर वो ठीक हो की स्टेज पर हो या स्टार्टिंग स्टेज पर हो। ठीक है, चलिए, तो आज बच्चों यहीं पर इसको छोड़ते हैं, कल यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार आप सभी को। कल एक्सप्लेन कर देंगे आपको सारी सारी चीज़ों को, और कल आप लोग साथ के साथ अपने नोट्स, एक पेन पेपर लेके रखिएगा, क्योंकि इसमें नोट्स से ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा चीज़ें।